दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेसिक क्लास में। आज हम क्लास 8वीं का साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रदूषण। ये चैप्टर का जो है सारे स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सोचो, विचार करो, बताओ। तो ये बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं ये इस वीडियो में मैं नहीं डालने वाली हूँ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन स्वाध्याय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो आने वाले हैं इससे संबंधित हैं, ये पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वे किस प्रकार के प्रदूषण में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में दिन में ही कोहरे होने का आभास होता है। यहाँ पे कोहरे की जगह काला धुआं होना चाहिए क्योंकि कोहरा जो है प्रदूषण नहीं होता है। कोहरा एक जो है प्राकृतिक है जिसमें पानी की बूंदें ज्यादा होती हैं। तो ये पे दिल्ली में दिन में ही काले धुएं का आभास होना, ये जो है हमारा वायु प्रदूषण का प्रतीक होता है, वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है। फिर इसी में दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से कि गोलगप्पे या पानी पूरी खाने पर अधिकतर उल्टी और जुलाब की परेशानी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा जल प्रदूषण। पहले का होगा वायु प्रदूषण, दूसरे में होगा जल प्रदूषण। अब मैं इसका क्या कारण है ये भी बता देती हूँ। ये सब क्यों होता है, क्योंकि जीवाणु या विषाणु के कारण दूषित भोजन या पानी का इस्तेमाल होना। तीसरा, अधिकतर बगीचे में घूमने के लिए जाने पर छींक की परेशानी होती है। तो ये वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। बस हमें प्रदूषण पहचानना है और उसका नाम लिखना है, तो ये प्रदूषण पहचान के नाम के। चौथा है, कुछ भागों की मिट्टी में फसलों की वृद्धि नहीं होती है। तो इसका कारण होगा मृदा प्रदूषण। मृदा मतलब मिट्टी होती है। ये मृदा प्रदूषण के कारण कुछ भागों में क्या होता है, फसल की पैदावार नहीं होती है। पांचवा है, अधिक यातायात वाले चौक में काम करने वाले अधिकतर लोग का श्वसन संबंधी रोग, थकान महसूस होना जैसी परेशानी होती है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण इस तरीके से कर लेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है जिसमें नीलेश शहरी भाग में रहने वाला कक्षा 8वीं का वाला लड़का है। प्रतिदिन वह विद्यालय बस से जाता है और जाते समय उसे रास्ते में अनेक 4 पहिए वाले वाहन, 2 पहिए वाले वाहन, रिक्शा, बस, इन वाहनों का आवागमन लगता है। कुछ दिनों के बाद उसे दमे की परेशानी होने लगती है। डॉक्टर उसे शहर से दूर रहने के लिए कहा। तब उसकी माँ ने उसे उसके मामा के गांव में भेजा। नीलेश जब गांव घूमा तब उसे अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई दिए। अनेक स्थानों पर प्राणी मानवीय मलमूत्र की दुर्गंध आ रही थी। कुछ स्थानों पर छोटी नलिया से दुर्गंध युक्त काला पानी बहते दिखा। कुछ दिनों बाद उसे पेट के विकार की परेशानी होने लगी। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है, दिया है कि परिच्छेद में प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखिए आंसर में दिखाती जा रही हूँ। पहला पॉइंट है कि चूंकि वो प्रतिदिन विद्यालय बस से जाता है तो उसे 1 घंटा लगता है, यानी कि यातायात व्यस्त होने के कारण नीलेश अपना अधिक समय प्रदूषित हवा में बिताता है। दूसरा है कि विद्यालय जाते समय उसे अनेक 4 पहिए वाले वाहन, 2 पहिए वाले वाहन, रिक्शा, बस इत्यादि वाहनों दिखाई पड़ती हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का दहन होता है। बड़ी मात्रा में जो है ईंधन जलता है, पेट्रोल डीजल का दहन होता है। तीसरा है, कुछ दिनों बाद उसे दमे की परेशानी होती है, मतलब वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जो कि। चौथा है, जब नीलेश गांव में घुमा तब उसे अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई दिए। इसका मतलब ठोस कचरा यानी मृदा प्रदूषण। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर सामने निकल कर क्या आती है कि अनेक स्थानों पर मानवीय मलमूत्र की दुर्गंध आ रही थी, यानी जैविक प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण होगा। दुर्गंध आना हवा में मतलब प्रदूषण का मिलना है। फिर छठवां पॉइंट है, कुछ स्थानों पर छोटी नालियों से दुर्गंध युक्त काला पानी बहते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि दूषित जल बह रहा है, ये जल प्रदूषण होगा। और लास्ट है, कुछ दिनों के बाद उसे पेट के विकार, यानी कि जल प्रदूषण के कारण उसके पेट में समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है। आते हैं तीसरा प्रश्न में हमें क्या करना है, स्तंभों में उचित स्तंभों का मिलान करना है, जिसमें अ और ब दिया हुआ है। इसमें कैसे हम मिलान करेंगे, देखिए पहला कोबाल्ट मिश्रित जल है, ये क्या करता है, इससे हमें कौन सी परेशानी होती है, इसका उत्तर देख लीजिए। अर्धांग वायु यानी कि लकवा इसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लकवा मारना जो होता है, बॉडी पैरालाइज होना। मीथेन गैस से त्वचा का कैंसर बहुत तेजी से होता है, मतलब कि दूसरे का मिलान ड से कर लेंगे। उसके बाद सीसा मिश्रित पानी, इससे मानसिक मंदता, ये
ये मतलब मानसिक बीमारी, पागलपन, मंदबुद्धि, ये वाली परेशानी होती है। चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है, आंखों की समस्या लास्ट वाले से मिलान कर लेंगे। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फेफड़ों पर सूजन आना, ये जो बचा हुआ है क, इसे फेफड़ों पर सूजन आना, ये इसका मिलान हो जाता है। इस तरीके से आते हैं सत्य और असत्य पर। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है सत्य और असत्य में, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दिया नदी के बहते पानी में कपड़े धोने पर पानी दूषित नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें बस सत्य और असत्य बताना है, कारण लिखना होता, क्योंकि नदी में बहते पानी कपड़े की गंदगी भी नदी में मिल जाएगी तो पानी दूषित होगा, इसीलिए ये दूषित नहीं होता है, ये असत्य है। उसके बाद यह विद्युत पर चलने वाले यंत्रों का जितना अधिक उपयोग किया जाएगा उतना अधिक प्रदूषण होगा, सत्य है, क्योंकि विद्युत बनाने के लिए कई तरह के ईंधनों का उपयोग किया जाता है, तो हम ज्यादा बिजली वेस्ट करेंगे तो ज्यादा विद्युत बनाना पड़ेगा और ज्यादा ईंधन की खपत होगी, जिससे बहुत सारे प्रदूषण होंगे। तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गया। 5वें प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ 5वें प्रश्न में हमें प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें पहला थे प्रदूषण और प्रदूषक किसे कहते हैं। तो पहले प्रदूषण की परिभाषा लिखेंगे, फिर प्रदूषक की परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए छोटे छोटे आंसर यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्रदूषण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, मतलब जिससे प्राकृतिक पर्यावरण दूषित होता है वो प्रदूषण कहलाता है, मतलब जो प्रभाव डालता है। और प्रदूषक मतलब परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले जैविक तथा अजैविक घटक, जो वनस्पति, प्राणी और मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले घटक को प्रदूषक कहते हैं, मतलब जिसके कारण प्रदूषण होता है उसे प्रदूषक कहते हैं। तो ये हो गया प्रदूषक और प्रदूषण। इसके बाद इसी में तीसरा दिया है कि अम्ल पर्जन्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा या अम्ल पर्जन्य, यहाँ पे अम्ल पर्जन्य को अम्लीय वर्षा करके भी लिख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये बात क्या पूछा जा रहा है। तो अम्लीय वर्षा की केवल परिभाषा लिखनी है, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जब बस यहाँ से यहाँ तक का पहला पॉइंट जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जब वर्षा के पानी में नाइट्रिक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की हानिकारक मात्रा विद्यमान होती है, तब ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। केवल यहाँ से परिभाषा जो पूछा है केवल उतना ही आंसर आपको करना है, बस ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे पर, हरित गृह परिणाम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर केवल परिभाषा ही पूछा है, लेकिन ये 2-3 पॉइंट है और उसमें से 1-2 पॉइंट कम से कम आप देख लीजिए कि हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है तथा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसमें दिया है कि पृथ्वी सूर्य से और सौर ऊर्जा के स्वरूप में ऊष्मा प्राप्त करती है तथा पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा को अवशोषित करती है तथा इस ऊष्मा को अवरक्त किरणों के रूप में वातावरण में पुनः परावर्तित कर देती है। इस परावर्तित ऊष्मा से कुछ ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। मुझे पता है कि ये इसमें शब्द कठिन दिए गए हैं, लेकिन हरित गृह प्रभाव आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अधिक से जो है तापमान में जब वृद्धि होती है, वैश्विक तापमान में, लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि वैश्विक तापमान में जब वृद्धि होती है तथा जलवायु परिवर्तन हरित गृह प्रभाव का सबसे हानिकारक प्रभाव होता है। ये पॉइंट, और अधिक से अधिक जीवाश्मों का दहन करने पर, यानी कि ज्यादा हम पेट्रोल ईंधन जब जलाएंगे, जीवाश्म ईंधन जलाएंगे, तो उसकी हुई मानवीय गतिविधियों के कारण हरित गृह प्रभाव अधिक से अधिक बढ़ोतरी होती है। इसमें बहुत सारी गैसें जैसे CO2, CH4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीजें बढ़ने में सहायता होती है और ऐसी गैसें हरित गृह गैसें कहलाती हैं। तो ये 3-4 पॉइंट कर लेंगे, ज्यादा नहीं करना है, समझ लेना है आपको। ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दृश्य प्रदूषक और अदृश्य प्रदूषक। दृश्य मतलब जो दिखाई दे, ऐसे प्रदूषक जो हमें दिखाई देते हैं उसे दृश्य प्रदूषक, और जो ऐसे प्रदूषक जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उसे अदृश्य प्रदूषक कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बुक में वही चीज दी है। जो प्रदूषक हमारी आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं उन प्रदूषकों को दृश्य प्रदूषक कहते हैं। परिभाषा हो गया। और ये ठोस कचरा, प्लास्टिक की वस्तुएं, ये इसके उदाहरण लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा दिया अदृश्य प्रदूषक, मतलब वे प्रदूषक जो पूर्णतः पानी में अथवा जल में मिश्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे प्रदूषकों को अदृश्य प्रदूषक कहते हैं। अतः हम इन प्रदूषकों से अनभिज्ञ रहते हैं, जैसे फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव, हवा में खतरनाक गैसें, विषैले यौगिक जो कि पानी में विलय होते हैं, मतलब घुल गए होते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आते हैं 6वें प्रश्न पर। इसमें भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5-6 प्रश्न है, ये लंबे प्रश्न है, तो इसको पूरा देखिएगा कैसे है इसका आंसर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम्हारे आसपास के परिसर में दिखाई देने वाले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। तो यहाँ पर देखिए बस उदाहरण लिखना है, 2-2 ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है वायु प्रदूषण का, कि नई इमारतें बनाई जा रही हैं, पुरानी इमारतें ढाई जा रही है, इससे अत्यधिक धूल का प्रदूषण होता है और हवा में कणिकामय पदार्थ भर जाते हैं। और दूसरा उदाहरण है वायु प्रदूषण का, कि सड़क व वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, इसके कारण पर्यावरण धुंधमय होता जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण का भी देख लीजिए और मृदा प्रदूषण का भी। समुद्र में बड़े पैमाने पर सड़े हुए फूल तथा प्लास्टिक की थैलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं, और जब हम समुद्र के किनारे टहलने जाते हैं तब ये सामान्य दृश्य दिखाई देता है। दूसरी है कि बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां दिखाई देती है तथा मरी हुई मछलियां बहकर किनारे आ जाती हैं। ये जल प्रदूषण के उदाहरण है। मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण, प्रत्येक स्थान पर कचरे का ढेर दिखाई देता है। इस कचरे के ढेर में प्लास्टिक की थैलियां, सुई, पुरानी खराब दवाइयां तथा उनकी पर्ची तथा इनके खाली डिब्बे पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक स्थान पर वर्षा के पानी द्वारा बहा कर लाए गए कीचड़ फैलाने के कारण गंदी दुर्गंध उत्पन्न होती है, जिससे मृदा प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है, और ये आप पूरा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक पर इसका आंसर करके बाद में याद भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए आते हैं, इसके बाद जो है हमारा इसी में लास्ट वाला देख लीजिए। अभी तो आपने ये वाला देखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन दोनों के 2-2 घोष वाक्य लिखिए। मतलब हमें क्या बनाना है, नारा बनाना है। घोष वाक्य, उद्घोष वाक्य मतलब नारा। जैसे वायु प्रदूषण का हम नारा लगाते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा दो, प्रदूषण को बढ़ावा मत दो, या स्वच्छ हवा, स्वच्छ भारत, 2 नारा हो गया। जल प्रदूषण के लिए दूषित पानी, प्रदूषित आहार करे मानव को बीमार, इसलिए रहो होशियार, पहला। और दूसरा, मछली तथा कछुआ को बचाओ, पानी में प्लास्टिक की थैली मत फेंको। ठीक है, और तीसरा मृदा प्रदूषण का, एक ही स्क्रीन पर आपको तीनों दिखाई दे दे। मिट्टी में कचरा मत फेंको, मिट्टी को प्रदूषण से बचाओ। और दूसरा है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाओ, कचरा फेंककर मिट्टी अनुपजाऊ मत बनाओ। तो ये जो हमारा उद्घोष हो गए, ये नारे हो गए। तो पहला और लास्ट आंसर हो गया। अब दूसरा यहाँ पे दिया, वाहनों द्वारा प्रदूषण किस प्रकार होता है, कम से कम प्रदूषण किसके कारण होता है, ऐसे कुछ वाहनों के नाम लिखो। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वाहनों के यातायात के कारण 50% मतलब 50% से ज्यादा अधिक प्रदूषण होता है। दूसरा पॉइंट है, स्वचालित वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसों में कणिकामय पदार्थ, अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कैंसर रोग कारक हाइड्रोकार्बन विद्यमान होते हैं। तीसरा है, स्वचालित वाहनों को चलाते समय पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन इत्यादि जीवाश्म ईंधनों के दहन से स्वचालित वाहनों में CO2 तथा अन्य गैसों का उत्सर्जन होता है, और इस प्रकार स्वचालित वाहन को वायु प्रदूषण का प्रमुख वितरण कहा जाता है। ये 4 पॉइंट आप लिखकर याद कर लीजिए। 5वां भी दिया है कि साइकिल, इसका निवारण कैसे करना है, कम करने के लिए साइकिल वाहन किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। आजकल बैटरी के भी संचालित 4 पहिए वाहनों का उत्पादन किया जा रहा है, तो इन सब चीजों का प्रयोग करो, या CNG वाले वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए दिया है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। तो जल प्रदूषण जो नेचुरली होता है वो उसके कारण कौन से हैं। तो दूसरा पॉइंट से यहाँ 2-3 पॉइंट लिखने हैं। पहला है कि जब पानी में विघटनशील पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं तो तब इन विघटनशील पदार्थों के कारण पानी गंदा तथा प्रदूषित हो जाता है। कीचड़ तथा अपरदित मिट्टी इकट्ठा होने के कारण नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं तथा अपनी मूल बहाव की दिशा परिवर्तित कर देती हैं। नदी की धाराएं में भी परिवर्तित हो जाती है, जिससे कीचड़ के जमाव में पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर और भी दिया है कि मिट्टी के अपरदन के कारण आसपास के परिसर के जल स्रोत, सूक्ष्मजीव आदि जीवी, कीड़े तथा सूक्ष्मजीव के लार्वा पानी में प्रवेश करते हैं। इस कारण अनेक प्रकार के भयंकर जैविक प्रदूषण उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक अकार्बनिक प्रदूषक भी मिश्रित हो जाते हैं। पानी में स्थित कवक तथा जीवाणु के कारण पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। इस कारण पानी का जन्य रोगों का प्रसार होता है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक कारण हो गए थे, मतलब कि नेचुरली कैसे जल प्रदूषित होता है। उसके बाद वायु प्रदूषण की कोई भी 4 प्रतिबंधात्मक उपाय बताओ, मतलब वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर।
तो यहाँ देखिए चारों उपाय, 4 प्रतिबंधात्मक उपाय आपकी स्क्रीन पर हैं। कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं, जिसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना चाहिए और निरोधक मंत्रावली, छन्नक यंत्र इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है शहरों में दुर्गंध फैलाने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उचित ढंग से निपटारा करना चाहिए। तीसरा है परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार के उपयोग पर नियंत्रण तथा प्रतिबंध लगाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्मित पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। 4 पॉइंट इसके आंसर हो जाएंगे। आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट सब क्वेश्चन पर कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि, इसके संबंध को स्पष्ट करो और परिणाम बताओ। इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है और हरित गृह गैसों के आवरण के अवरोध में, मैंने अभी बताया था कि ये CO2, CH4, NO2 ये सब क्या है, हरित गृह गैसें हैं। तो ये पृथ्वी की उष्मा अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती और ये उष्मा पृथ्वी पर क्या करती है, यही उष्मा पृथ्वी पर बनी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैसों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण तापमान में वृद्धि हो रही है और अतः वैश्विक तापमान में भी सीधा इसका संबंध हरित गृह प्रभाव से है। तो इसका संबंध निम्नलिखित प्रभाव होता है। पहला पॉइंट है बढ़ते हुए तापमान के कारण दोनों ध्रुवों पर स्थित ध्रुवीय हिमखंड तथा हिमनद पिघल रहे हैं। इन हिमनद तथा हिमखंडों के पिघलने के कारण महासागरों के जलस्तर में सतत वृद्धि हो रही है। सागर के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण समुद्र तटीय भूमि जलमग्न हो रही है। अनेक क्षेत्रों में द्वीपों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वैश्विक तापमान के कारण सजीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर स्थित हैं। सजीवों की शेष प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वन्य जीव, चौथा पॉइंट है, विचित्र ढंग से स्थलांतरण कर रहे हैं। ध्रुवीय भालू की प्रजाति खतरे में है और सागरीय जल के कारण तापमान में वृद्धि होने के कारण ज्वार भाटा तथा सागरीय धाराओं में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण चक्रवाती तूफान, समुद्री तूफान, बादल फटना, ये सब घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और पिछले दशकों में कई प्राकृतिक आपदाओं की घटना में वृद्धि हुई है। और लास्ट पॉइंट है कि कृषि जन्य उत्पादों में कमी हुई है। कम वर्षा वाले क्षेत्र अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो ये सारे दुष्परिणाम हमें इन सब हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान वृद्धि में देखने के कारण मिल रहे हैं। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित प्रदूषक, यहाँ पे कुछ दिया है कि मानव निर्मित और प्राकृतिक, ये सब मिलाकर दिए हैं। तो इसमें से जो मानव निर्मित प्रदूषक है उसको अलग करना है और जो प्राकृतिक प्रदूषक है उसको अलग करना है। तो इस तरीके से कॉलम बना लेंगे और मानव निर्मित में दूषित जल, धूल, रासायनिक उर्वरक और वाहनों का धुआं, कीटनाशक, ये हो जाएगा। प्राकृतिक में प्राकृतिक धूल, परागकण, शैवाल और पशु पक्षियों की विष्ठा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का आंसर हम आसानी से कर लेते हैं। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।